Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I am Dr. Kinza. Today we will talk about the important topics of the ortho for the posting and the exam. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोस्टिंग टेस्ट जो होता है या फिर हमारा एनुअल एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स होते हैं उसके, ऑस्पी, ऑस्की और वाइवा। तो ऑस्की ये है कि ऑस्की में हमें मोस्ट कॉमनली अब दोनों ही चीज़ें बनवाई जाती हैं, लेबियल बो और एडम्स क्लास, दोनों चीज़ें। पहले ये होता था कि सिर्फ एडम्स क्लास बनवाया जाता था या फिर लेबियल बो बनवा लिया, एडम्स क्लास ज़्यादा मोस्ट कॉमनली बनवाया जाता था। लेकिन अब ये है दोनों बनवाया जाता है। तो ये है कि आपको दूसरे जो अप्लाइंसेस हैं उन पे भी ग्रिप रखनी है। हो सकता है कि वो कोई वेरिएशन ले आए, कोई और आपको बनाने के लिए बोल दें। सेफ आता है, सेफ ऑस्की में एक एनालिसिस या फिर दो दो एनालिसिस आ जाती हैं। दो एनालिसिस जैसे कि एक सॉफ्ट टिश्यू की एनालिसिस आ गई और दूसरी जो है वो आ जाएगी कि स्टेनर एनालिसिस कर लें या फिर डाउन्स एनालिसिस कर लें। पहले सेफ नहीं आता था ऑस्की में, लेकिन अब आता है। तो आपको पोस्टिंग एग्ज़ाम का तो नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में तो आएगा। फिर हम बात करते हैं ऑस्पी की। ऑस्पी बेसिकली है कि नटशेल में बता दिया जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि आपको ओवरऑल खुद से भी सारी फिगर्स देखनी है और जो है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं तो वो आपको अपने जहन में रखने हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेबियल बो की टाइप्स, यूजेस, ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये है कि कोई भी अप्लायंस हो, रिमूवेबल अप्लायंस हो, फंक्शनल अप्लायंस हो या फिर ये फिक्स्ड अप्लायंस हो, तीनों में से कोई भी अप्लायंसेस हों, उनकी जो है फिगर्स वगैरह हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उनके यूजेस पता होने चाहिए आपको, उनके एक्टिव पार्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इनएक्टिव पार्ट्स पता होने चाहिए, उनकी एक्टिवेशन कैसे करते हैं, उनकी फ़र्दर अगर टाइप्स हैं तो कैसी हैं, उनको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उनकी फ़िगर्स ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोई भी जो है ना फ़िगर दे दी जाती है। तो बायोलॉजी और मैकेनिक्स ऑफ द टूथ मूवमेंट की बात करें तो ये है कि एक फ़िगर आ जाती है जिसमें डिफरेंट टूथ मूवमेंट जो है ना शो की जाती है। तो आपको क्या बताना है कि कौन सी फ़िगर में, लेट्स सपोज़ ए बी सी करके दे दिया तो ए में ये मूवमेंट हो रही है और फिर बोलते हैं कि आप मतलब इसके लिए जो कितनी फ़ोर्स है ना रिक्वायर्ड है, तो वो लिखनी पड़ती है। तो आपको जो चार्ट बना हुआ है प्रॉफिट में, आप वहाँ से फोर्सेस आप याद कर लें, फोर्सेस आपको याद होनी चाहिए, वाइवा में भी पूछी जाती हैं तो उस हिसाब से। फेस मास्क आ जाता है, फेस मास्क की टाइप्स पूछी जाती हैं, उसके पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है या फिर इससे इसी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सिनकॉन्ड्रोसिस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि फिगर आ जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन कौन से जो है ना हमारे पास सिनकॉन्ड्रोसिस हैं या फिर ये है कि कौन सा पहले क्लोज़ होता है, कौन सा पहले बंद होता है, वो आप ओवरऑल जो है ना उसको स्टडी कर लें। सीवीएम स्टेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फ़िगर दी जाती है और आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है कि बता दें कि सीवीएम स्टेज कौन सी है। फिर ये है कि मॉडर्न एनालिसिस जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना बोल्टन एनालिसिस, टनाका जॉनसन एनालिसिस और जो है होती है एनालिसिस मोयर्स एनालिसिस। बाकी भी एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये तीनों एनालिसिस जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आती हैं। ऑस्पी के ये टॉपिक्स बता देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से ऑस्पी आएगी, ऑस्पी ओवरऑल कहीं से भी आ सकती है। तो आप जब भी स्टडी करें कोई भी टॉपिक तो उस पर ध्यान दें, फिगर्स वगैरह हर चीज़ पर। और आगे भी अगर कोई टॉपिक याद आ गया ऑस्पी से रिलेटेड तो वो मैं बता दूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो अब हम बात करते हैं वाइवा की। सही है, वाइवा में ये है कि सेफलोमेट्रिक वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। सेफलोमेट्रिक वैल्यूज़ पूछी जाती हैं जैसे कि बोलते हैं कि आप जैसे ना दूसरे में क्या लिखा है, पैरामीटर्स ऑफ ईच एनालिसिस, जैसे स्टेनर्स का कह देते हैं डेंटल कंपोनेंट्स बता दें, स्केलेटल कंपोनेंट्स बता दें, ठीक है। फिर उनकी कहते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ बता दें। या फिर ऐसे भी आपको कह सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज पेशेंट का सीएनए जो है ना, ओ सॉरी सीएनए कह रही हूँ, एसएनए जो है वो पेशेंट का क्या है 84 है। तो आप बताएं नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, या फिर ये बोलेंगे कि आप ये बता दें इसका मैक्सिला क्या होगा। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि सैफ की वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं सैफ की, ठीक है। तो उससे आप पता कर लेंगे कि अब नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल में है। तो पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए और वो भी पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए जो वर्टिकल ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको बताते हैं कि वर्टिकल ग्रोथ पेशेंट की कितनी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्स टू मूवमेंट रेशियो, ये प्रॉफिट में लिखा हुआ है। टीचर्स पूछ लेते हैं फोर्स टू मूवमेंट रेशियो और CF अपॉन CM, स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं। फोर्स टू जो
मोमेंट रेशो है वो लिखी हुई है प्रॉफिट में कि 1:7 जो है वैल्यू वो टिपिंग करवाती है। आप अगर इतनी फोर्स देंगे तो वो क्या करेगी, फोर्स टू मोमेंट रेशो 1:7 होगा तो वो टिपिंग करवाएगा। 8:12 होगा आई गेस, तो वो क्या करवाएगा, बॉडीली मूवमेंट करवाएगा। ठीक है, CF/CM रेशोज़ आपको पता होने चाहिए हर एक मूवमेंट के। तो डेफिनेशन ऑफ कपल पूछ लेते हैं, टॉक की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, मोमेंट की डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, फोर्सेस जो रिक्वायर्ड होती हैं टूथ मूवमेंट के लिए। ठीक है, कौन कौन सी टूथ मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे टिपिंग हो गई, बॉडीली मूवमेंट हो गई, इंट्रूजन, एक्सट्रूजन, सारी जो है इनकी वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। और ये है कि फिर आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट, कौन कौन सी जो है ना ऑर्थो में हम कौन सी टूथ मूवमेंट जो है ना वो करवाते हैं। फिर हमारे पास आता है ग्रोथ सेंटर्स। ग्रोथ से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सिनकॉन्ड्रोसिस इंपॉर्टेंट आ जाता है, थ्योरीज हो जाती हैं, ग्रोथ सेंटर्स, ग्रोथ साइट्स। कभी कभार आपसे एजेस भी पूछी जाती हैं कि ये जो है ना डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही क्वेश्चंस होते हैं। ग्रोथ सेंटर्स और ग्रोथ साइट्स से पूछा जाता है कि ग्रोथ सेंटर्स क्या होते हैं, ग्रोथ साइट्स क्या होती हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी पूछी जाती हैं। एनकरेज ओवरऑल इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल एनकरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको मिनिमम, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके साथ आपको एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। सब एक्स्ट्रा ओरल या फिर इंट्रा ओरल एनकरेज ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। ये फिर आप अगर BCQs के एस्पेक्ट से देखें, वाइवा के एस्पेक्ट से देखें, या फिर आप ऑस्की देखें, ऑस्की वाइवा, तीनों के हिसाब से एनकरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एनकरेज आपको ओवरऑल अच्छे से आना चाहिए। फिक्स्ड अप्लायंसेस आपको पता होने चाहिए कि फिक्स्ड अप्लायंसेस जो है ना कौन कौन से होते हैं, उनके नाम पता होना चाहिए कि उनके यूजेस का है, मतलब कब कब उनको यूज़ किया जाता है, उनकी एक्टिवेशन कैसे की जाती है। और ये है कि इनसे ये होता है कि जैसे हमें एक्सपेंशन करनी होती है ना, फिक्स्ड अप्लायंस का ये है कि आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। फिक्स्ड अप्लायंस से हम कौन कौन सी मूवमेंट दे सकते हैं। ऐसा सवाल रिमूवेबल से भी आ जाता है कि रिमूवेबल अप्लायंस के थ्रू हम कौन सी टूथ मूवमेंट करवाते हैं, जैसे टिपिंग करवाते हैं, तो फिक्स्ड अप्लायंस के लिए भी आ जाता है। सही है। और फिर ये पूछा जाता है कि आप मतलब अगर मीजियो डिस्टल टिप आपने सही करनी है, इंक्लिनेशन सही करनी है, एंगुलेशन सही करनी है, तो फिर आप कौन सा जो है ना देंगे। तो फिक्स्ड अप्लायंस आपको डिटेल में अच्छे से आना चाहिए उनके फिगर्स के साथ। और जैसे मैंने बोला कि याद आएगा तो मैं बता दूंगी। तो जैसे ऑस्पी में जो है ना ब्रेसेस के पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ना जो एक्टिवेशन के लिए यूज़ होती हैं फिक्स्ड अप्लायंसेस में। अब आते हैं मायो फंक्शनल अप्लायंसेस। सेम जैसे फिक्स्ड अप्लायंसेस में से चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मायो फंक्शनल अप्लायंसेस भी वैसे ही हर चीज़ उनकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी एज में दी जाती है, ठीक है, और किस पर्पज़ के लिए देंगे, हर एक चीज़। अब आते हैं थ्योरीज़ ऑफ ग्रोथ। थ्योरीज़ ऑफ ग्रोथ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी थ्योरी का नाम लेके पूछ सकता है, या फिर कह सकता है कि आप ग्रोथ की थ्योरीज बता दें। पीरियड्स ऑफ अक्लूजल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। लीवे स्पेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फ्री वे स्पेस की डेफिनेशन आनी चाहिए। इंसाइजर लाइबिलिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि वो भी पूछी जाती है मोस्ट कॉमनली, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आते हैं अक्लूजन पे। तो अक्लूजन के कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आइडियल अक्लूजन, फिजियोलॉजिकल अक्लूजन, बैलेंस्ड अक्लूजन, फंक्शनल अक्लूजन। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको समझी हुई होनी चाहिए, और आप अगर अपने वर्ड्स में अच्छी सी डेफिनेशन याद कर सकें टीचर को बताने के लिए तो आपको और बेनिफिट होगा। तो ये है कि आइडियल अक्लूजन के बारे में मेरे चैनल पर लेक्चर भी है, शॉर्ट भी है, तो आप काइंडली वहाँ से भी देख सकते हैं। कर्व ऑफ स्पी और विल्सन के बारे में पूछा जाता है, डिस्क्लूजन के बारे में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द डेंटल एंड स्केलेटल मैलअक्लूजन। मैलअक्लूजन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की होती है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कब पता चलेगा कि डेंटल मैलअक्लूजन है या फिर स्केलेटल मैलअक्लूजन है। तो जैसे मैलअक्लूजन के फर्दर क्लासिफिकेशन दी गई हैं, तो क्लासिफिकेशंस जो है एंगल्स की क्लासिफिकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो SCQs में भी आ जाती है, BCQs में, वाइवा में, ये हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो इंसाइज़र की क्लासिफिकेशन ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें यह है कि डिव 2 जैसे क्लास 2 डिव 1 डिव 2 होते हैं, तो क्लास 2 इंसाइज़र क्लास 2 डिव 2 की फर्दर टाइप्स होती हैं ABCD, जिसका लेक्चर अपलोड हो जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं।
तो ये है कि आपको वो पता होने चाहिए। वो बोलते हैं कि आप बताएं, एग्जामिनर कहते हैं कि आप बताएं कि ए कौन सी है, डिव 2 में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, सेक्वेंस है, ठीक है। केनाइन की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, प्रोस्तो में भी केनाइन की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। एकरमैन प्रॉफिट की जो क्लासिफिकेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है ना सिमन क्लासिफिकेशन कम पूछी जाती है, इंडाइसिस वाली क्लासिफिकेशन कम पूछी जाती है, ये क्लासिफिकेशन जो है ना वो जो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो शेप ऑफ द हेड जो है मीजोसेफेलिक, डोलिगोसेफेलिक और ब्रेकियोसेफेलिक, ये चीज़ें ऑस्पी में भी आ जाती हैं, तो वाइवा के हिसाब से भी ये आपको पता होना चाहिए। फेशियल फॉर्म, फेशियल प्रोफाइल्स, ये चीज़ें ऑस्पी में भी जो है अगर वाइवा का स्टेशन है तो वहाँ भी पूछ लिया जाता है, या फिर ऑस्की में आपसे पूछ लेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की प्रोफाइल अगर ये है तो फिर क्या होगा, कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं पेशेंट की, और अगर पेशेंट की चलो कॉन्वेक्स है कौन की, तो ये है फिर क्या उनको ना कंडीशन होगी। सीवीएम स्टेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं प्रेशर टेंशन थ्योरी पे। प्रेशर टेंशन थ्योरी और पीजो इलेक्ट्रिक थ्योरी, इनके बारे में क्वेश्चंस किया जाता है, बीसीक्यूज भी आ जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो ये चीज़ें, ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी और मैकेनिक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर टेंशन थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आता है, कहते हैं ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स की जो है ना आप डेफिनेशन बता दें। हाइलेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है कि हाइलेनाइजेशन कब होगी, कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, सेलुलर लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं और किस कंडीशन में होती हैं। अगर हो गई है तुत में तो फिर आप क्या करेंगे, तुत मूवमेंट अगर जो है मतलब फोर्स कंटिन्यू करेंगे आप, या फिर जो है अगर हाइलेनाइजेशन हो गई है तुत में तो फिर आप फोर्स को रोक देंगे। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस और सेंटर ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है, और कहा जाता है कि अगर लेट सपोज हमने सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस के थ्रू फोर्स दी है, या फिर सेंटर ऑफ रोटेशन पे हमने फोर्स दी है, तो फिर क्या तुत मूवमेंट्स हो सकती हैं। डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ तुत मूवमेंट अगेन। प्रिवेंटिव, सर्जिकल, इंटरसेप्टिव की जो ऑर्थोडोंटिक्स हैं इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं वाइवा में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक तो नहीं हुआ, ये मोस्ट कॉमनली नहीं होता, लेकिन यह है कि पूछ लें तो आपका लक है। तो एक्सपेंशन, एक्सट्रैक्शन एज अ मेथड ऑफ गेनिंग स्पेस, इनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। डिजिटलाइजेशन क्या चीज़ है, कब करते हैं, हर चीज़ इनके ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन, स्लो मैक्सिलरी एक्सपेंशन। आपको सिनेरियो दे देते हैं कि फ़लाँ पेशेंट है, उसको ये है, उसकी नैरो आर्च है, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई वो पॉइंट देंगे जहाँ आपको पता होगा कि रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन कहाँ करनी है हमने, स्लो मैक्सिलरी एक्सपेंशन हमें कहाँ करनी है। तो इसमें कौन से अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं, रैपिड में कौन से होते हैं, स्लो में कौन से होते हैं। तो आपने जो सिनेरियो है उसके बेस पे बताना है कि यहाँ पे रैपिड करेंगे या फिर स्लो करेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे अप्लाइंसेस पूछे जाएंगे। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि वो अप्लाइंस क्या इफ़ेक्ट क्रिएट करता है जिसकी वजह से नैरो आर्च को जो है ना हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। उसकी एक्टिवेशन कैसे करेंगे, इससे ऐसे डिटेल में 1 बाय 1 जो है ना क्वेश्चन निकलते जाते हैं एक टॉपिक से। और यह है कि एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर से ये है कि कौन सा तो जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कौन सी कंडीशन में। तो ऐसे तो हम इंसाइजर्स भी करते हैं, प्रीमोलर्स भी करते हैं, मोलर्स भी करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन होता है वो प्रीमोलर से किया जाता है। तो आप इंसाइजर्स को भी देख लीजिएगा, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए अगर कोई पूछ लेता है आपसे, लेकिन प्रीमोलर्स का से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। कंपोनेंट्स ऑफ द रिमूवेबल अप्लायंस, आपको पता होने चाहिए कि 3 तरह के जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं। एक्टिव, ठीक है, एक्टिव बेस होती है, और जो है तो जैसे कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ द रिमूवेबल अप्लायंस तो पूछे जाते हैं एक्टिव, इनएक्टिव जो है ना, और बेस प्लेट। 3 तरह के टाइप मतलब कंपोनेंट्स हो जाते हैं रिमूवेबल अप्लायंस के। कौन कौन, और यह है कि प्रॉब्लम्स जो है ना कौन सी जो है इनकाउंटर होती हैं रिमूवेबल अप्लायंस के यूज़ करने से। जैसे कि अगर पेशेंट के कंप्लायंस अच्छी नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। और यह है कि ओरल हाइजीन मेंटेनेंस अच्छी नहीं हो सकती पेशेंट की। विच टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट जो है ना आप अचीव कर सकते हैं रिमूवेबल अप्लायंस से। जैसे टिपिंग मूवमेंट जो है ना हमें रिमूवेबल अप्लायंस से मिलती है। फिक्स्ड अप्लायंस अगेन वही कि कौन सी टूथ मूवमेंट जो है ना आप अचीव कर सकते हैं। डिटेल में ये चीज़ें अप्लायंसेस हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर आते हैं 3 क्रॉस बाइट एंड डीप बाइट, ओपन बाइट, सिजर बाइट।
तो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि क्रॉस बाइट, डीप बाइट, ओपन बाइट, सिजर बाइट होती क्या चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ आपके पास एक अच्छे वर्ड्स में, या आप बुक से याद करें डेफिनेशन, या फिर ये है कि आप अपने वर्ड्स में याद करें, लेकिन यह है कि अच्छी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए जिसको एग्जामिनर एक्सेप्ट करे। डेफिनेशन ऑफ रिटेंशन और रिलैप्स के बारे में पूछा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ द क्लास 1 2 3। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम एग्ज़ाम के लिहाज से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो आपको इस पे ग्रिप होनी चाहिए। लेकिन पोस्टिंग टेस्ट तक ये होता है कि ये टॉपिक्स एंड में कवर किए जाते हैं, तो पोस्टिंग के लिहाज से तो इतना ये आता नहीं है क्योंकि आपका कवर नहीं हुआ हुआ। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, OSPI में भी आ जाता है, BCQs में तो बहुत ही ज़्यादा आता है, और ये है कि वाइवा में भी पूछा जाता है। तो ये चैप्टर्स तो जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने क्रॉस बाइट, डी बाइट, ओपन बाइट, सिजर बाइट का कहा कि अच्छी सी डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे साथ। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट को ये चीज़ें हैं तो फिर पेशेंट क्लिनिकली जो है ना कैसे रिप्रेजेंट करेगा, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो ये है कि उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, और कौन कौन सी कंडीशंस में ना ये हमें चीज़ें मिलती हैं। तो ये है कि ये चीज़ें, इनके जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट जो है ना आपको उन पे अच्छी ग्रिप रखनी है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे ही आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो फर्दर किसी भी टेस्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।